नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए दोस्तों मकर संक्रांति को स्पेशल क्लास लेके आया हूं और स्पेशल क्लास ये अपनी 19वें नंबर की और अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 44 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी भर्ती परीक्षा चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए। यदि आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो हमारा भी, तो आप रोजाना क्लास लिया करो। रोजाना क्लास होती है शाम को 7 बजे और आज है मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगली मकर संक्रांति तक आपके हाथ में नौकरी हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो चलो, पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। खो दरीबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। खो दरीबा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खो दरीबा जो क्षेत्र है वो तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। खो दरीबा क्षेत्र तांबों की खानों के लिए प्रसिद्ध है। खो दरीबा स्थान पड़ता है अलवर में। दोस्तों तांबा जो है बहुत सारी जगह मिलता है राजस्थान में। कौन कौन सी जगह और क्वेश्चन आता है वहां से, जैसे खेतड़ी में तांबा मिलता है, खेतड़ी पड़ता है झुंझुनू में। खो दरीबा अलवर में तांबा मिलता है। पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा में तांबा मिलता है। बिंदासर चूरू में तांबा मिलता है। मीरा का नांगल क्षेत्र सीकर में भी तांबा मिलता है। बनने वालों की डाणी सीकर में भी तांबा मिलता है। और कोहलन जो है वहां पर भी तांबा मिलता है। तो इतनी सारी जगह है और ये बार बार में क्वेश्चन आता है। यहाँ से हर पॉइंट से क्वेश्चन आ रखा है। जैसे खो दरीबा आया है, वैसे खेतड़ी भी आ रखा है, पूर्व बनेड़ा आ रखा है, बिंदासर आ रखा है, मीरा की नांगल, बनने वालों की डाणी, कोहलन, हर जगह से क्वेश्चन आया है। मैं चाहता हूं कि आप जब एग्जाम में बैठो तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथरा का पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार है? नाथरा की पाल में कौन से खनिज भंडार है? तो नाथरा की पाल में दोस्तों आपके है लौह अयस्क, लौह की खाने हैं नाथरा की पाल में। निम्न में से कौन सी प्रजाति भेड़ की नहीं है? किसकी प्रजाति नहीं है? भेड़ की। यदि आपने पशु परिचर की तैयारी अच्छे से की होगी, ऐसे क्वेश्चन तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे देखते ही। परंतु नहीं की तो कोई बात नहीं, मैं तैयारी करवाऊंगा आप लोगों की। भेड़ की नस्ल नहीं है। देखो, मगरा भी भेड़ की नस्ल है, बागड़ी भेड़ की नस्ल होती है, मालपुरी भी भेड़ की है, परंतु नाचना यहाँ पर भेड़ की नस्ल नहीं है। नाचना किसकी है? ऊंट की नस्ल है। किसकी नस्ल है मित्रों? ऊंट की नस्ल है नाचना। मगरा, बागड़ी, मालपुरी भेड़ की है, जबकि आपको याद रखना है ऊंट की है नाचना। बरबरी पूछ ले तो बकरी की होती है, बरबरी भेड़ की नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न। सियई परियोजना का संबंध राजस्थान से किस बांध से है? जैसे सोम कमला अंबा परियोजना है, ये सारी परियोजना याद रखो आप लोग। सोम कमला जैसे डूंगरपुर से संबंधित है, ठीक है ना, याद रखोगे। वैसे ही एक परियोजना है सियई परियोजना का संबंध किस बांध से है? सियई परियोजना का संबंध है जवाई बांध से। सियई परियोजना दोस्तों उदयपुर की एक परियोजना है जिसके पानी का उपयोग जवाई बांध में पानी की जब आवश्यकता बनाए रखने हेतु किया जाता है, ताकि जवाई बांध में पानी रहे। इसलिए दोस्तों सियई परियोजना का निर्माण किया गया है और सियई परियोजना उदयपुर से निकलती है। ठीक है, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। दोस्तों अंत तक क्लास देखनी है। 44 क्वेश्चन है। हमने कल गणित के भी क्वेश्चन किए थे, नहीं देखा है क्लास तो देख लेना। उससे पहले अपन ने मॉडल पेपर किया था, वो नहीं देखा है तो देख लेना। डेली क्लास होती है शाम को 7 बजे। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। आप कमेंट कर दिया करो और मुझे बताया करो कि क्लास कैसे लग रही है। बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि सर आपकी क्लास बहुत शानदार लग रही है, तो मुझे अच्छा लगा। मैं आपके लिए और मेहनत करूंगा। आप लोग भी अच्छे से अपनी मेहनत करो और अच्छे से पढ़ो। लाइक सब्सक्राइब इनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अम्लीय भूमि का प्रयोग करना ये कोई मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, जबकि कठोर मौसम परिस्थितियां, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, ये सब दोस्तों मरुस्थलीकरण के कारण हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है?
दोस्तों कोपेन साहब का वर्गीकरण इतना इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं एक दिन कोपेन का वर्गीकरण अच्छे से डिटेल में पढ़ा दूंगा, टॉपिक वाइज जो अपनी क्लास चलाते हैं कभी कभी, है ना, उसमें, तो आप वो भी देख लिया करो। आपको याद होना चाहिए कि अरावली के जो पश्चिम का जो भाग है ना, उसको BSHW बोला जाता है। पश्चिम भाग को भी दो भागों में बांटा गया है, BW HW BSHW, ये दो भागों में बांटा गया है। आप लोगों को याद रखना है ना, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा और सब आपको। अगला क्वेश्चन है, रोटू राजस्थान के जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है, बताओ फटाफट। रोटू राजस्थान के जिले का आरक्षित क्षेत्र है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, रोटू 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 लगा रखा है, पता नहीं रोटू क्यों फेवरेट बन गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ रहा है रोटू का। रोटू राजस्थान के किस जिले में है, तो आपको याद रखना है नागौर में है। कहां पर है, नागौर में। या तो जो एग्जाम जो बनाने वाला क्वेश्चन बनाने वाला है वो रोटू का है। अंगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से खनिजों के लिए जोड़े के लिए प्रसिद्ध है। अंगुचा गुलाबपुरा कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है जिंक और लेड के लिए। ZnPb के लिए जो है अंगुचा गुलाबपुरा की जो खाने हैं वह प्रसिद्ध है, ZnPb जिंक लेड। चलो अगला प्रश्न, नोहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है। नोहर परियोजना को निम्न में से किस स्रोत से जल मिलता है, आपको याद रखना है। तो रावी व्यास परियोजना से जल मिलता है। नोहर परियोजना को रावी और व्यास नदी से क्या मिलता है, जल मिलता है। आप लोगों को याद रखना है मित्रों। चलो अगला प्रश्न। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है थोड़ा सा कमेंट भी करते रहा करो बीच बीच में, ताकि जो है मैं अच्छे से देखता रहूं और आपको पढ़ाता रहूं। बहुत बढ़िया, शानदार। इसी प्रकार कमेंट वगैरह, लाइक भी जो है कमी नहीं होनी चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं 4-5 बच्चे हैं जो लाइक वगैरह नहीं कर रखे हैं, तो उनसे भी निवेदन है कर दिया करो। राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजस्थान राज्य में पानी लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जल संबंध संरचनाओं की प्रभावोत्पादकता, रखरखाव और सुरक्षा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किमी दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे। दोस्तों माउंट आबू जो पर्वत है उससे 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर की चोटी से नीचे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अब सबसे ऊंचा होगा तो उसका नाम क्या होगा, उड़िया, मतलब उड़ गया, वो सबसे ऊंचा है, कहां चला गया, उड़ गया ऊपर बैठ गया, ऊपर राजस्थान के टॉप में, तो उस पठार का नाम हो गया उड़िया पठार। याद रखने की ट्रिक है नहीं है। तो उड़िया पठार बोलो या गुरु शिखर बोलो, ये सब सिरोही में है। कहां है, सिरोही में, याद रख लेना। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं। राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात आते हैं, और अभी देख भी रहे होंगे राजस्थान में या पूरे भारत में कहीं ना कहीं वर्षा हो रही है, साथ में ओलावृष्टि भी हो रही है, तो ये किसके कारण होती है, ये पश्चिमी विक्षोभ है, और इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो हम क्या बोल रहे हैं आजकल, बोलते देखा होगा ना गाँव में, अरे यार आज तो माउंट हो रही है, माउंट पड़ने का मौसम हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, माउंट हो रही है, यानी कि जो सर्दी में, शरद ऋतु में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, उसको जो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात है उसके कारण जो वर्षा होती है उसको हम बोलते हैं माउंट। क्या बोलते हैं, माउंट बोलते हैं। जबकि लू बोला जाता है जो गर्मियों में मई जून में जो हवा चलती है ना तेज रफ्तार में धूल उड़ाती हुई, उसको बोलते हैं। और जो गरम गरम आती है दोस्तों, गरम गरम हवा आती है ना, उसको बोलते हैं लू। बोलते हैं गाँव में कि लू लग गई इसको तो लू उतार दो इसकी, या तो डॉक्टर के पास ले जाओ या पान से लाओ, उससे लू उतार दो, ऐसा बोलते हैं ना, वही लू है। राजस्थान का कल्प वृक्ष है, बताओ राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी को। ये राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है खेजड़ी, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी, इसको समी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
समी भी बोलते हैं। याद रखोगे? चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? आपको सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बताना है राजस्थान का। बहुत बढ़िया, जवाब आ रहा है सभी का। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर। कौन सा पुर? भरतपुर। दोस्तों याद रखना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा है। और एक और बात याद रखना, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये रामसर साइट में भी है। इसके अलावा रामसर साइट में सांबर झील भी है। दो राजस्थान की ऐसी जगह है जो रामसर साइट में शामिल है। आप लोगों को याद रखना है मित्रों, क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है ना? रखोगे याद? बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? दोस्तों निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? इनमें से बताओ फटाफट। हाँ, तो भाखड़ा नांगल परियोजना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इंदिरा गांधी है। नहीं है ना? ठीक है ना? भाखड़ा नांगल परियोजना क्या हो जाएगी? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल दोस्तों आपको पता होगा, ये जो है सतलज नदी से निकलती है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब की क्या है? संयुक्त परियोजना है। नहीं तो आप क्या करो, इसको छोड़ दो एक बार, है ना? इसको छोड़ दो आप एक बार, इसे मैं आपको देख के बाद में बता दूंगा। इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है कि इंदिरा गांधी होना चाहिए, वैसे तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? फिर मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा इसको रहने दीजिए, ठीक है ना? मैं बता दूंगा इसको क्योंकि अपन को गलत नहीं पढ़ना है, अपन को अच्छा पढ़ना है। इसका कमेंट में आंसर मिल जाएगा आपको फर्स्ट कमेंट बॉक्स में बाद में, है ना? मैं इसका छानबीन करके। कानड़ देव प्रबंध का लेखक कौन है? बताओ, कानड़ देव प्रबंध का लेखक कौन है? कानड़ देव प्रबंध का लेखक है पद्मनाभ। कौन है? पद्मनाभ। कानड़ देव प्रबंध का लेखक कौन है? पद्मनाभ है। आप लोगों को याद रखना है। चलो अगला प्रश्न, वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? वीर विनोद जो पुस्तक है दोस्तों, उसमें आपको बताना है कि जो मुगल सेना थी उसकी संख्या कितनी थी हल्दीघाटी के युद्ध में। तो वीर विनोद पुस्तक के अनुसार दोस्तों 80,000 सेना थी। कितनी थी? 80,000 के करीब सेना थी। अगला प्रश्न, पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? पिछवाई पेंटिंग का संबंध किससे है? पिछवाई पेंटिंग, पिछवाई का नाम याद आते याद रखना, नाथ द्वारा राज संबंध। नाथ द्वारा राज संबंध में पिछवाई पेंटिंग का संबंध है। और यहां पर भगवान कृष्ण के दोस्तों बाल रूप की दोस्तों आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी। चलो अगला प्रश्न, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता को? गाना आता है ना नेतल रा भरतार वाला, तो नेतल रा भरतार किस लोक देवता को समर्पित है ये गाना? नेतल रा भरतार, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने गाना। तो ये गीत है रामदेव जी, भगवान बाबा रामदेव जी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, रुणिचा वाले के लिए। याद रखोगे? बहुत बढ़िया, गजब। चलो अगला प्रश्न, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? याद बताना है आपको, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? तो जवाब हो जाएगा अलवर। कौन सा वर? अलवर इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतारकिन का दरवाजा राजस्थान में निम्न में से किस जिले में है? अतारकिन का दरवाजा किस जिले में स्थित है? नागौर, अजमेर, जालोर, चित्तौड़गढ़। अतारकिन का दरवाजा कट है, बताइए। तो अतारकिन का दरवाजा हो जाएगा नागौर। चलो अगला प्रश्न, रावण हत्ता को निम्न में से बनाया जाता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है,
आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो याद तो करना पड़ेगा। रावण हत्था जो होता है दोस्तों, इसको बनाया जाता है, जो नारियल होता है ना, नारियल का खोल, तो नारियल का जो खोल होता है उस पर जो चमड़ा होता है उसको मढ़ दिया जाता है, चमड़े को मढ़ दिया जाता है। और राजस्थान का अति प्राचीन बहुत लोकप्रिय किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तार से बना वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र है। पूछा जाए कि रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। और ये पापू जी और डूंगर जी जवार जी के जो भोपे होते हैं ना मित्रों, पापू जी डूंगर जी जवार जी के जो भोपे होते हैं ना, वो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ इनकी यशो गाथा करते हैं, इनकी वाचन करते हैं, गा गा करके सुनाते हैं मित्रों। तो नारियल होता है, नारियल के ऊपर चमड़े की खाल मढ़ दी जाती है, तो नारियल सही जवाब हो जाएगा। और ये तत्वाद्य यंत्र है और पापू जी और डोंगर जी जवार जी के लिए गाया जाता है। आप लोगों को इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। चलो दोस्तों, और डोंगर जी और जवार जी का संबंध है शेखावाटी से। कहां से है? शेखावाटी से दोस्तों। इनको दोस्तों राजस्थान का रॉबिन हुड भी बोलते हैं, इतना भी आप लोग याद रख लेना। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है? तो आपको याद होगा दोस्तों, मीनाकारी के लिए। किसके लिए? मीनाकारी हस्तकला के योगदान के लिए कुदरत सिंह। कौन सा सिंह? कुदरत सिंह। कुदरत है तो मीनाकारी के लिए दोस्तों इनको क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लहोट जी है? बताओ फटाफट। तो आपने नाम सुना होगा संत जाम्बो जी का, तो संत जाम्बो जी के माता पिता का नाम हंसा देवी और लहोट जी था, याद रखोगे। जाम्बो जी दोस्तों ये वही जाम्बो जी है जिन्होंने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की, संत जाम्बो जी। चलो, जिन्होंने दोस्तों 29 नियम दिए। कितने नियम दिए? 29 नियम दिए, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की? तो 1883 में गोविंद गिरी ने एक स्थापना की सभा की, वो थी संप सभा। और ये संप सभा की मामला चल रहा था जब बांसवाड़ा में जो हत्याकांड होता है जलियांवाला, वो भी आप लोग याद रखना। संप सभा जो स्थापना की थी गोविंद गिरी ने की थी, याद रखना है। अब यहां पर लिखा हुआ है वंश भास्कर। क्या लिखा हुआ है? वंश भास्कर को किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा? तो यहां पर कोई भी नहीं है ना, ऑप्शन में कोई नहीं है, तो मैं बता देता हूं, सूर्यमल मिश्रण। कौन? सूर्यमल मिश्रण, याद रखना। सूरजमल मिश्रा नहीं है जो यहां देख रहे हो आप ऑप्शन नंबर 4 में, नहीं, सूर्यमल मिश्रण है। हाड़ौती के जो है प्रसिद्ध कवि है, आप लोगों को याद रखना है, प्रसिद्ध लेखक है। वंश भास्कर इन्होंने के द्वारा लिखी गई थी, सूर्यमल मिश्रण। ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं है? बताओ, निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का क्या है? संपोषक नहीं है। बहुत बढ़िया जवाब हो जाएगा राजपुताना गजट। निम्न में से आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं है राजपुताना गजट, जबकि देश हितैषी नहीं है, परोपकारक है, जनहितकारक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपदान परंपरा का संबंध पवित्र शहर। दीपदान के लिए 2 शहर प्रसिद्ध है, याद रखना। एक तो आपका इसका आंसर तो हो जाएगा पुष्कर, अजमेर। एक आपका कोलायत, बीकानेर भी है, जहां पे दीपदान का परंपरा का मनाया जाता है। और दोस्तों ये दोनों मेला लगते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को एक और मेला लगता है, पर वहां दीपदान का महत्व नहीं है, झालरापाटन झालावाड़ में। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, भारत की आजादी के समय राजपुताना की देशी रियासतों की संख्या, ये कल भी बताया था मैंने कि भारत की आजादी के समय राजपुताना में देशी रियासतों की संख्या 19 थी, प्लस 3 ठिकाने थे, प्लस 1 क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था जो अजमेर था। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया है? आयोजना विभाग। कौन सा विभाग? आयोजना विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते थे? बताओ। 1 नवंबर 1956 को दोस्तों पे संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन किया था ना? हाँ बिल्कुल। राजस्थान राज्य का जो अध्यक्ष होता था उसका नाम परिवर्तन किया गया। पहले क्या हुआ करता था? राज प्रमुख होता था कि नहीं? बिल्कुल, राज प्रमुख, जैसे मान सिंह थे राज प्रमुख पहले, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, याद रखना है। तो ये बातें आपको कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। वर्तमान राज्यपाल किशन राव वागड़े, ये आप लोगों को ये भी याद रखना है। निम्न में से राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का है? तो सबसे कम बताओ फटाफट, किसका हो सकता है? हीरालाल देवपुरा? बताओ, कमेंट करो फटाफट। बिल्कुल, हीरालाल देवपुरा का जो कार्यकाल है वो सबसे कम है। कितना? 16 दिन का कार्यकाल है इनका। कितना का? मात्र 16 दिन का कार्यकाल था हीरालाल देवपुरा का, सबसे कम। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य का कार्यकाल है वो कितना होता है? आरपीसी के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। जो दोनों में से जो भी पहले समाप्त हो जाए वही जो है आरपीसी के जो सदस्य होते हैं और उनका कार्यकाल होता है। आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो आरपीसी के जो सदस्य वगैरह और अध्यक्ष होता है इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, परंतु राज्यपाल इनको केवल निलंबित कर सकता है, हटा नहीं सकता। केवल हटाने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है ना? याद रखना ये भी। मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे प्रसिद्ध है? अभी मैंने बताया था जस्ट आपको कि संप सभा की जो बैठक चल रही थी वहां पर जो हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ में। तो ये दोस्तों मानगढ़ बांसवाड़ा में होता है। कहाँ होता है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में होता है, आपको याद रखना है। प्रश्न है अगला, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किस वर्ष हुआ? बताओ, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? बताओ बताओ फटाफट, बहुत बढ़िया। जवाब जो है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था 1994 में, क्योंकि इस समय दोस्तों पंचायत राज अच्छे से आया था, इस समय से बढ़िया चुनाव होने लगे हैं, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1994 में। कब? 1994 में। अगला प्रश्न, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका सदस्य नहीं होता है। मतलब जो राज्य सूचना आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल तो करता है, परंतु किसकी सिफारिश पर, और उनमें से कौन नहीं होता है उस सिफारिश करने के लिए? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो नहीं होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री भी होता है, जैसे मुख्यमंत्री अभी भजन लाल शर्मा है। विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता जैसे अभी तुकाराम जूली है, ये सब शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री जो होगा वह भी रहेगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल। राज्य सूचना आयोग जो है ये क्या है? संवैधानिक निकाय है, और ये क्या है? स्वायत्त शासी निकाय है, बिल्कुल। तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न, ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में हुआ था? तो अभी ज़्यादा दिन तो हुए नहीं, तो 1998 में, 2003, इतने तो लंबा तो जाना मत भाई साहब, है ना? हुआ तो अभी आसपास ही है। तो ईवीएम मशीन का उपयोग 1998 में, 2003 तो हुआ ही नहीं, ये तो आप जानते हो अच्छे से। दोस्तों याद रखना है कि 14वां विधानसभा जो चुनाव था 2013 में, कौन सा 13 में? 2013 में, तब ईवीएम का उपयोग हुआ था। याद रखोगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न है, 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थापित किया गया?
तो मतलब कौन सी समिति की सिफारिश पर दोस्तों जो आरपीसी है इसका मुख्यालय को अजमेर क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। तो वो समिति थी दोस्तों सत्यनारायण राव समिति। इनकी सिफारिश से दोस्तों क्या कहां पर रखना था, खनिज विभाग, कृषि विभाग, ये सब इन्हीं की सिफारिश पर रखा गया है मित्रों। अगला प्रश्न, सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताओ। यदि मान लो सरपंच नहीं है, उप सरपंच नहीं है, ये कहीं घूमने चले गए, विदेश यात्रा चले गए, दोनों का मन किया कि यार उप सरपंच और सरपंच दोनों मिल रहे हैं अपने, चलो यार घूम के आते हैं, बहुत पैसा वैसा कमा लिया, 4 साल हो गए काम वाम करते हुए, अब लास्ट वाला दिन है, थोड़ा घूम के आते हैं, फिर वापस प्रचार उचार करेंगे, क्यों टेंशन लेनी फालतू की। तो इनका मन किया, ये चले गए, तो वैसा भी इनका फिर काम धंधा कौन संभालेगा? तो इनका जो काम करेगा वह ग्राम सभा द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित कोई व्यक्ति होगा, उसको ही, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? निर्वाचित पूछा है यहां पर, निर्वाचित याद रखना, ठीक है ना, चुना हुआ, निर्वाचित। तो निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, क्योंकि आपको पता था जो जयनारायण व्यास थे उनको बहुमत नहीं मिला, उन्हें चुनाव जीते नहीं, 2 जगह से चुनाव लड़े थे पर जीते नहीं, है ना। तो फिर जो है मजबूरी में टीकाराम पालीवाल जी को क्या बनाना पड़ा, मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हो जाएंगे। फिर कुछ दिन रहते हैं ये, फिर जयनारायण व्यास चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर वो वापिस आ जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन राज्य में मंत्री परिषद के आकार को परिसीमन करता है? मंत्री परिषद के आकार को परिसीमन, हाँ आपको पता होगा दोस्तों 15% से अधिक जो है मंत्री नहीं हो सकते। कितने? 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। तो राजस्थान में 200 सीट है, 200 सीट का 15% निकालोगे तो 30 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हमारे राजस्थान में। बताओ तो कौन से में ये परिसीमन करता है, मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? बताओ। बहुत बढ़िया, जवाब जाएगा 91वां संविधान संशोधन। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन आता है ऐसा भी, है ना। पंचायत राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने वाला राज्य, बताओ फटाफट। राजस्थान था। अब हटा दिया है वापस, चिंता मत करो, ये हटा दिया है वापस, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। दोस्तों कमेंट करके बताओ मुझे, आज 44 क्वेश्चन अपन ने करे हैं, है ना, और ये टॉप लेवल के क्वेश्चन थे। मकर संक्रांति की स्पेशल क्लास थी, मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया है दोस्तों। अब मुझे एक कमेंट करके तो बता दो कम से कम की क्लास कैसी लगी। अंत में आप लोगों का इतना तो फर्ज बनता है मेरे दोस्तों। और इसकी पीडीएफ है, पीडीएफ वगैरह की बात आप करते रहते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जुड़ जाओ यार, मैं डाल दूंगा, चिंता काय करते हो, ठीक है ना, मैं डाल दूंगा पीडीएफ वगैरह, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। सभी के सभी विद्यार्थी, आप सभी लोगों से निवेदन है तुरंत आप जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जुड़े, ठीक है। तो आप सभी को फिर से मैं बताऊंगा दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी करो, जैसे मैं तैयारी करवा रहा हूं वैसे तैयारी करो। आपको कोई भी जो है बुक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु आप थोड़ा थोड़ा इधर उधर से भी पढ़ते रहो। और मैं आपको बहुत शानदार पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को कहीं से भी नहीं पढ़ना पड़े, परंतु आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है ना। अपन सबसे बेस्ट पढ़ा रहे, चिंता मत करो आप दोस्तों, सब कुछ आपके लिए फ्री में उपलब्ध करवाऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, तब तक।